क्लास 7th। कल हमने आपको इलेक्शन के बारे में पढ़ाया था सिविक्स में, और मैंने कहा था कि कल आप लोगों को मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बताऊंगा जो इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कमीशन के और भी बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। द इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एजेंसी है जिसका गठन भारतीय संविधान में लिखे गए नियम के हिसाब से किया गया है, शर्तों के हिसाब से किया गया है। अर्थात भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की स्थापना के लिए जिन नियमों का उल्लेख किया गया था, जिन शर्तों का उल्लेख किया गया था, उन नियमों और शर्तों का पालन करते हुए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है, गठन किया गया है। इसका गठन एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए किया गया है भारत के अंदर। अगर चाहे वो इलेक्शन भारत के पार्लियामेंट का हो, चाहे वो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो इलेक्शन प्रेसिडेंट के पोस्ट का हो, चाहे वो इलेक्शन भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट का हो, ये सारे इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा कराए जाते हैं। स्टूडेंट, इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और ढेर सारे और कई इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। एक तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और अन्य जो है चुनाव आयुक्त भी होते हैं, और इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, टाइम टू टाइम, समय समय पर। ये तो रहा भारत का इलेक्शन कमीशन। इसके अतिरिक्त हर राज्यों में भी इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वह जो है चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसकी निगरानी करता है, उसकी देखरेख करता है। इसके अतिरिक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर लिस्ट तैयार करवाता है, और इस वोटर लिस्ट को वह हर जनसंख्या के बाद और हर चुनाव से पहले अपडेट कराता है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर व्यक्ति को एक निर्वाचन पहचान पत्र प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें कि उसकी फ़ोटो लगी होती है, और इस पहचान पत्र को वोटर को पोलिंग बूथ पर दिखाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो इलेक्शन कमीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं, उनके लिए यह सिंबल अलॉट करता है, और साथ साथ यह जो इलेक्शन कमीशन होता है वह कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करता है, यानी कि आचार संहिता जिसको हम कहते हैं उसको यह डेवलप करता है। कोड ऑफ कंडक्ट जिसका कि पालन हर पॉलिटिकल पार्टी को करना होता है। इसके खिलाफ न तो चुनाव के दौरान ये कोई काम कर सकते हैं, और इसके अनुसार ही उनको चुनाव प्रचार करना होता है। इसके अलावा कैंडिडेट जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके द्वारा चुनाव प्रचार के समय, चुनावी काल में
जो धन खर्च किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है, उसकी जो इलेक्शन कमीशन है समीक्षा किया जाता है कि खर्च किया गया धन मानक के अनुरूप है कि नहीं है। आइए, ये रहा आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने बताया। अब आइए हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट, चुनाव के पर्पज से हर स्टेट को, हर राज्य को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। और निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वह लगभग समान हो। और उसके बाद यह भी व्यवस्था की जाती है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही जो लीडर है वह चुनाव लड़ सकता है। और ऐसे कैंडिडेट जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं वह जो है स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा संविधान है, अर्थात जो भारत का संविधान है, वह जो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था भी प्रदान कराता है, यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था प्रोवाइड कराता है, प्रदान कराता है। मतलब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन निर्वाचन क्षेत्र से एक विशेष समुदाय ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि इन क्षेत्रों से, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति या कोई शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, यानी कि अनुसूचित जनजाति का कोई कैंडिडेट जो इस क्षेत्र से बिलोंग करता हो, वह चुनाव लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कैंडिडेट, अन्य किसी भी समुदाय का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। और इस तरह से आबादी के अनुपात में इनके लिए जो सीट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनको जो है रिजर्व कर लिया जाता है, उनको आरक्षित कर लिया जाता है कि यहाँ से सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के का कोई कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो ये हम लोगों ने जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ विशिष्ट संस्थान होते हैं डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ। उसमें हमने पढ़ा था कि उन विशिष्ट संस्थानों में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट, किसी भी चुनाव में दो या दो से अधिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं। और हर पार्टी जो होती है उसका एक अपना सिंबल होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है स्टूडेंट, वह कुछ फैक्टर के आधार पर गठित होती है। उन फैक्टर में पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि अपना एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का एक निश्चित नज़रिया होना चाहिए, यानी कि एक डिफिनिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके सिद्धांतों और उनके विचारों के आधार पर उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए। पब्लिक इशू जो है, उन पब्लिक इशू का एक जनरल स्टैंड
पॉइंट होना चाहिए उनके पास। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टूडेंट जो चुनाव होता है वह या तो बाई पार्टी सिस्टम के आधार पे होता है या तो मल्टी पार्टी सिस्टम के आधार पे होता है। बाई पार्टी सिस्टम के आधार पे चुनाव का मतलब ये होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी चुनाव लड़ती हो, और मल्टी पार्टी सिस्टम पे का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे 2 से अधिक पार्टी आपस में जो है चुनाव लड़ती हो एक दूसरे के खिलाफ। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन और अमेरिका को अगर हम ले लें तो यहाँ पे जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वह बाई पार्टी सिस्टम के आधार पे होता है, अर्थात यहाँ पे 2 पार्टी चुनाव लड़ती हैं। और इलेक्शन के मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, इंडिया है। यहाँ पे कई पार्टी जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम पार्टीज़ की बात करें स्टूडेंट, तो पार्टी 2 तरह का होता है। पार्टी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक नेशनल पार्टी होती है और एक रीजनल पार्टी होती है, अर्थात एक राष्ट्रीय पार्टी होती है और एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। स्टूडेंट अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें, सबसे पहले हम नेशनल पार्टी की बारे में बात करेंगे, तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब कहलाती है जब उसकी पहचान कम से कम 4 स्टेट में, यानी कि कम से कम 4 स्टेट में वह स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाती है, और कम से कम 4 स्टेट में वह चुनाव लड़ती है। और इसके जो कैंडिडेट होते हैं वह 4 या 4 से अधिक राज्यों के लास्ट जनरल इलेक्शन में जितने भी वोट पोल्ड हुए हों, जितने भी मत पड़े हों, उसका 6% ये कम से कम पाए हों, और कम से कम 6 कैंडिडेट लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए हों। ऐसी पार्टी जो इन शर्तों पे खरी उतरती है वह नेशनल पार्टी के रूप में अपना पहचान बनाती है। कुछ नेशनल पार्टी जिसके बारे में आप जानते हैं उनका नाम क्या है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ नेशनल पार्टी है। और हम अगर स्टेट पार्टी की बात करें तो, या रीजनल पार्टी की बात करें तो दोनों सेम चीज़ें हैं, यानी कि स्टेट पार्टी को ही हम रीजनल पार्टी के नाम से जानते हैं। कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है कब, जब वह पार्टी स्टेट असेंबली के चुनाव में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हो और उसका कैंडिडेट लास्ट जनरल इलेक्शन में 6% से कम वोट ना पाया हो, और उसके कम से कम 2 कैंडिडेट स्टेट असेंबली के लिए चुने गए, तो ये स्टेट पार्टी कहलाती है, ठीक है। हर पार्टी जो है इलेक्शन से पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है, यानी कि अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है, जिस चुनावी घोषणा पत्र में जो पार्टी होती है वह अपने आइडियोलॉजी और अपने एस्पिरेशन की व्याख्या करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी घोषणा पत्र जो होता है, कोई भी इलेक्शन जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें पार्टी जो है अपने द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना प्रस्तुत करती है, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करती है। इस तरह से कोई भी पार्टी अकेले दम पे या अपने अलायंस के साथ मिल कर के जब मेजॉरिटी पाती है तो वह फिर क्या होती है, पावर में आती है, सत्ता में आती है। और ऐसी पार्टी जो मेजॉरिटी को अटेन करने में फेल हो जाती है, जो मेजॉरिटी यानी कि बहुमत को पाने में असफल हो जाती है, तो ऐसी पार्टी क्या करती है कि अपोजिशन के रोल को परफॉर्म करती है।
ठीक है, अब आइए हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? स्टूडेंट, कोलिशन गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जिसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलती हैं, एक साथ मिल करके सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाती है। कोलिशन गवर्नमेंट स्टूडेंट तब बनता है जब किसी भी पार्टी होती है उसको मेजॉरिटी नहीं मिला होता है, तब कोलिशन गवर्नमेंट यानी कई पार्टियां मिला करके मेजॉरिटी बनाती हैं, मेजॉरिटी अपना बहुमत पेश करती हैं, उसके बाद फिर वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिविक्स का लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आगे क्या पढ़ना है हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।